अभी तो व्हाट्सएप, फर्न्स एंड पेटल्स, ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट का ज़माना है। पहले तो वैलेंटाइन्स डे पे चिट्ठियाँ ही भेजी जाती थी, वो भी ऐसे लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठियाँ डाल के। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। पोस्ट ऑफिसेज़ अंग्रेज़ों ने जो एस्टैब्लिश करे थे इंडिया में कम्युनिकेशन के लिए, वो धीरे-धीरे उनका जो ब्रांच का नेटवर्क है पूरा, वो हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश किया गया। और फ़ोन आने से पहले ये जो पूरा चिट्ठी, पत्र लिखने का तरीका था, ये दुनिया में, देश में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बन के उभरा। ऐसे में अंग्रेज़ों ने पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 पास करा था, उस समय के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद से वही कानून हमारे पूरे पोस्टल सिस्टम को गाइड करते हुए आ रहा था। रिसेंटली सरकार को लगा कि 1898 के बाद से आज तक 2024-23 तक बहुत सारे बदलाव आए हैं हमारे पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज में, और ऐसे में हमारे को एक नए कानून की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लेके आई, जिसको कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मिला है, और अब ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बन चुका है। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ पे मैं टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ, जिधर आप मेरे से 1 टू 1 मेंटरशिप के चलते बात कर सकते हैं, और आपके जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आया, इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे पहले इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बिल की हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ी? मेंस में, एस्से में, इंटरव्यू में अगर आपको एक ओवरव्यू देना हो, इंट्रोडक्शन लिखना हो, तो ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस बिल के क्या प्रोविजंस हैं? अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। बॉडी टाइप जो हम आंसर में अपनी पूरी बॉडी लिखते हैं, उसके पॉइंट्स यहाँ से निकलेंगे। और इश्यूज विद द न्यू लॉ, अगर हमारे को वे फॉरवर्ड लिखना है या कंसर्न्स लिखने हैं, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हमारे को आता है मुख्य परीक्षा में, तो वो वाला सेक्शन आपको बताएगा कि इस बिल में क्या-क्या क्रिटिकल एनालिटिक्स है, राइट? सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने अपनी कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए 1898 में पोस्ट ऑफिस बिल लेके आए, 1898 का। अच्छा, उस समय पे क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ़ चिट्ठियाँ या फिर थोड़े बहुत कुरियर वगैरह इधर से उधर ले जाना होता था। उसमें भी अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल रखे थे कि आपको पता है कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों का भला हो। वो हमेशा से ये चाहते थे कि उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो इंटैक्ट रहे, कि अगर कहीं पे लेटर से दिल्ली में 1857 के रिवोल्ट की बात चल रही है, या फिर कहीं पे कांग्रेस पार्टी बन रही है, या फिर कहीं पे अगर कोई जलियांवाला बाग मैसाक्रे हो रहा है, और अगर वो अपने हेडक्वार्टर्स में या फिर रीजनल हेडक्वार्टर्स में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिसेज़ के ज़रिए भेजी जाती थी। उस समय पे कोई टेलीफ़ोन और ये सब तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो पोस्ट ऑफिसेज़ जो थे, वो अंग्रेज़ों का एक बहुत इम्पोर्टेंट बैकबोन था इंडिया में अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे को आज़ादी मिली, हम आगे बढ़े। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी बॉडी है जिसकी ब्रांचेस आपको हर जगह गाँव कोने कस्बे में आपको मिलेंगी। रिसेंटली 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिसेज का इस्तेमाल काफ़ी अलग तरीके से करा, पर्टिकुलरली ई गवर्नेंस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेस आज की तारीख में सिर्फ चिट्ठियां और कुरियर लाने ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे काम भी करते हैं। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं, या दूसरे प्रकार की जो सर्विसेज या सरकार कोई स्कीम लाती है और वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो ये सारा काम भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकता है। तो अगर हम 1898 और 2023-24 को कंपेयर करते हैं, तो पोस्ट ऑफिसेस का जो रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। तो आप अपने मेंस, एसे और इंटरव्यू में ये बात ज़रूर लिखेंगे कि बिकॉज़ ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द एंटायर फंक्शन ऑफ इंडियन पोस्ट, दिस बिल वाज़ नेसेसिटेटेड। मतलब कि जो उनकी पूरी प्रणाली है, जो उनका पूरा सिस्टम है, उसी में बदलाव आ गया। पहले पोस्ट ऑफिसेस जो थे, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे। आज पोस्ट ऑफिसेज जो हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ-साथ गुड गवर्नेंस का भी एक इंटीग्रल हिस्सा है। तो आप समझिए कि कितना ड्रास्टिक रोल चेंज हुआ, और इस वजह से सरकार को लगा कि हमारे को पोस्ट ऑफिसेज के रूल्स और नियम को और बेहतर तरीके से रेगुलेट करना होगा। तो अगर हम पोस्ट ऑफिसेज को और ज़्यादा सिटीज़न सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये पुराना कानून हमारे को हटाना होगा और हम एक नया कानून लेके आएँगे। और इसलिए आता है पोस्ट ऑफिसेज बिल 2023। तो ये जो नया कानून आया 2023 का, ये कहता है कि जो 1898 वाला कानून है, उसे रिपील किया जाता है, और अब
वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वाला कानून जो अंग्रेजों के ज़माने का है, अब ये हट चुका है। यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है। आपने देखा कि कुछ समय पहले सरकार ने नया आईपीसी, नया सीआरपीसी, नया इंडियन एविडेंस एक्ट लेके आया और अभी रिसेंटली सरकार एक नया पोस्ट ऑफिस बिल भी लेके आई है। तो पॉलिटी पेपर 2 में एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम रिफॉर्म करने की एक मुहिम है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एनालाइज़। या फिर हमारे जो लॉज़ हैं, जिस पेस पे, जिस गति पे हमारी मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है देश की, उसी स्पीड पे हमारे लीगल सिस्टम का भी मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, एनालाइज़। तो आपको ये समझना है कि सरकार आज क्या कर रही है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने कानून हैं, एक-एक करके उनको हटा रही है, जिनके ऊपर गुलामी की छाप थी, उनको हटा रही है और आज की नीड्स के बेसिस पे नए कानून लाए जा रहे हैं। तो ऐसी ही ये मुहिम है। तो आप देखिए कि पिछले 6 महीने के अंदर ही कितने सारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए मेजर कानून जो हैं, उनको हटा दिया गया और अपने नए कानून बेस्ड अपॉन टुडेज़ नीड्स वो लाए गए। ऑल्सो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि जो इंडियन पोस्ट होता है, वो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र सरकार जो है, वो पोस्ट रिलेटेड कोई भी बिल या लॉ बना सकती है। तो इस बिल के अंदर ये बोला गया सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी स्टैम्प इशू करना है, आपने देखा होगा कि वो अलग-अलग स्कूल में हॉलिडे होमवर्क में भी मिलता था कि अलग-अलग देशों की स्टैम्प्स कलेक्ट करके लाओ। तो ये जो स्टैम्प्स होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्ट ऑफिसेज़ इश्यू कर सकते हैं और उनके अलावा कोई और ये स्टैम्प इश्यू नहीं करेगा। साथ में पोस्ट ऑफिसेज़ जब भी ये स्टैम्प्स इश्यू करेंगे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स फॉलो करने होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि किस तरीके की स्टैम्प आएगी और फिर पोस्ट ऑफिसेस उसे इशू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलग-अलग स्पेशल ओकेजन्स पे अलग-अलग टाइप की स्टैम्प्स जो हैं वो इशू की जाती हैं पोस्ट ऑफिसेस द्वारा। वो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके ही होता है। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, दैट इज़ इंटरसेप्शन का। अगर आपने मेरा वीडियो देखा टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 को लेके, जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। आप समझिए कि मेरे को उस बिल को और इस बिल को लिंक करना है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो फ़ोन के ऊपर अगर बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन, चिट्ठी, कुरियर भेजा जा रहा है, पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन। तो चाहे टेलीफ़ोन हो या चिट्ठी हो, दोनों हैं तो कम्युनिकेशन का ही माध्यम। उधर हमने देखा था कि सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस बिल में डाला कि उनके पास किसी भी नेटवर्क को, टावर को, फ़ोन को इंटरसेप्ट करने की पावर है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स एंड सो ऑन। सेम चीज़ सरकार ने यहाँ पे डाली है कि अगर आप सपोज़ करिए अपने घर के पास पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, एक पार्सल लेके कि ये मेरे दोस्त को आप कुरियर कर दीजिए। सरकार को लग रहा है उसमें ड्रग्स हैं, सरकार को लग रहा है उसमें हथियार है, आरडीएक्स है, कोई गलत केमिकल है जो बैंड है, नकली दवाइयाँ हैं। इस तरीके से अगर उसमें सरकार को शक हो रहा है कि कुछ है, तो उस पार्सल को खोल के देख सकते हैं या उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके सामान को ज़ब्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। तो आप समझिए कि आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, आप एक बड़ी पिक्चर देखिए कि आपको अगर आपके दोस्त से बात करनी है, या तो फ़ोन से करोगे या चिट्ठी लिख के करोगे। क्या चिट्ठी लिखने वाला सिस्टम आज की तारीख में काफ़ी पुराना हो गया है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन मैं पॉसिबल तरीके आपको बता रहा हूँ कि या तो आप फ़ोन से बात करोगे या चिट्ठी से बात करोगे। अगर आप हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम देखो, तो वो आज की तारीख में सरकार के इंटरसेप्शन के अंदर है। आपको हो सकता है कि सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन बिल या पोस्ट ऑफिस बिल के ऊपर क्वेश्चन ना आए। आपको क्वेश्चन बन सकता है कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो आपको ये दोनों बिल्स के जो इंटरसेप्शन के प्रोविजंस हैं, उनको ध्यान रखना है कि हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि आपके पास आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि आप फोन पे जो बात करना चाहते हो, चिट्ठी में जो लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। लेकिन उस पे वाजिब प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स को देखते हुए लगाए जा सकते हैं, जो कि सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस बिल और पोस्ट ऑफिस बिल दोनों के अंदर लगाए हैं। तो यहां से आपका जीएस पेपर 2 राइट्स इशू, कम्युनिकेशन और इसके अलावा गवर्नेंस का एक पूरा आंसर तैयार होता है। वापस आते हैं अपने इसी वाले मसले पे। 1898 का जो बिल था, अंग्रेजों ने लाया था और अंग्रेज तो फ्रीडम देते ही नहीं थे हिंदुस्तानियों को। उनकी सारी फ्रीडम तो लंदन तक ही सीमित थी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है, कोई पब्लिक सेफ्टी का इशू है या अगर कहीं पे दंगे फसाद हो सकते हैं,
ऐसी कंडीशंस में हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाने वाली किसी भी चिट्ठी या किसी भी पार्सल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और हमारे जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर होगी कि वो पार्सल को खोल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके सामान को जब्त कर सकते हैं, उसके सामान को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स पोस्टल ऑफिसर्स को यहाँ पे दी गई थी। अब यही सेम इंटरसेप्शन की पावर ये जो 2023 का कानून है इसमें भी दी हुई है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा। अगर आप इंटरसेप्शन पावर्स को कंपेयर करते हो 1898 के मुकाबले आज, तो इस वाले नए कानून में 2023 वाले नए कानून में इंटरसेप्शन की जो पावर है वो हल्की सी ज्यादा है। कैसे समझते हैं? यहां पे सरकार ने बोला कि सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास इंटरसेप्शन की पावर है कि अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो यहां पर यह बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरसेप्शन के लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, जिसका काम होगा इंटरसेप्शन करना। यहां पर किस किस ग्राउंड पर इंटरसेप्शन हो सकता है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, दूसरे देशों के साथ हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, या फिर भारत में अगर कोई और कानून लागू हो रहा है और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय पोस्ट के माध्यम से, तो भी इंटरसेप्शन की जा सकती है। अब आप समझिए मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि जो इंटरसेप्शन की पावर्स हैं वो 2023 वाले कानून में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 1898, क्योंकि 1898 वाले कानून में आपको सिर्फ 3 ग्राउंड्स दिए हुए इंटरसेप्शन के, पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी, सिर्फ 3 ग्राउंड्स दिए हुए। लेकिन अगर मैं 2023 के कानून की बात करता हूं तो यहां पे आप देखिए आपको इतने सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिन ग्राउंड्स पे इंटरसेप्शन हो सकता है। जितने ज्यादा ग्राउंड्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंटरसेप्शन की पॉसिबिलिटी होगी। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है इंटरसेप्शन हो सकता है। साथ में इस बिल में बोला गया कि जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर होंगे, वो आपके किसी भी शिपमेंट या सामान को इंटरसेप्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि या तो आप कोई इलीगल सामान भेज रहे थे या फिर उस सामान पे कस्टम ड्यूटी पे करनी थी कोई, लेकिन आपने पे नहीं करी। बेसिकली क्या होता है कि इंडियन पोस्ट जो है, अगर आपको कोई इंटरनेशनल कुरियर्स करने होते हैं तो वो भी आप इंडियन पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो। कि अगर आप सपोज करिए दिल्ली में बैठे और आपको एम्स्टर्डम कोई पार्सल भेजना है तो आप वो भेज सकते हो, लेकिन उसमें जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी। सपोज करिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को लगता है कि आपने कोई इंटरनेशनल कुरियर करना है और उसमें जो कस्टम ड्यूटी लगनी थी वो आपने नहीं भरी, या फिर उस कुरियर में कोई ऐसा इलीगल सामान है, हथियार हैं, नकली नोट हैं, नकली पासपोर्ट वगैरह कुछ भी हैं, तो उस कुरियर को जब्त किया जा सकता है। कुल मिला के क्रक्स ये बनता है कि इंटरसेप्शन की पावर पहले भी थी और अभी भी है। अभी जो ग्राउंड ऑफ इंटरसेप्शन है वो बढ़ा दिए गए हैं और अब यहाँ पे एक नया क्लॉज ऐड किया गया है। वो क्लॉज ये है कि अगर पोस्ट ऑफिस के अधिकारी आपकी कोई चिट्ठी या फिर आपका कोई कुरियर जब्त कर लेते हैं तो फिर वो उसके ऊपर खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आगे ट्रांसफर कर देंगे। कि मतलब अगर कस्टम्स का मैटर फंसता है तो इंडियन कस्टम्स को ट्रांसफर कर देंगे, अगर कोई आर्म्स का मैटर फंसता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर फंसता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ट्रांसफर कर देंगे, अगर कोई और मसला फंसता है तो हो सकता है सीबीआई, आईबी, लोकल पुलिस, जो भी रेलेवेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होगी उसको वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नेट हमारा यहाँ पे क्या निकलता है कि लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसके ऊपर यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, कि पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इमरजेंसी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस और दूसरे कानूनों को एनफोर्स कराने के लिए पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो आपकी चिट्ठी सामान खोल सकते हैं और उसको रेलेवेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे कि उसमें कुछ इलीगल सामान था, कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी थी या फिर भारत में अशांति फैलाने की बात की जा रही थी। तो आप इसको कैसे देखेंगे कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हमने अभी एक मेंस का क्वेश्चन समझा कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम एज अ होल के ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन दिखता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिखता है, तो हमारे को उसे कैसे हैंडल करना है। यहां पे आपका एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, उनके ऊपर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई जेनेरिक राइट्स बेस्ड क्वेश्चन बनता है मेंस पेपर 2 में तो भी आप वो इधर से हैंडल कर सकते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं। या फिर लेट अस से एस्से में आपको फिलॉसफी बेस्ड कोई स्टेटमेंट बनता है कि लेट अस से द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग।
इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे अगर आपको एक पॉलिटिकल एंगल देना है, पॉलिटी बेस्ड एंगल देना है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि इससे पहले पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करके आतंकवाद फैले, सिक्योरिटी सिचुएशन फैले, हमारे को उसे टैकल कर लेना चाहिए और इसलिए सरकार ने वाजिब प्रतिबंध हमारी अधिकारों के ऊपर लगाए हैं। तो इस तरीके से आप जो है एसए में भी इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। नाउ और प्रोविजंस समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, चिट्ठी और कुरियर के अलावा उन्हें क्या काम करना होगा, कहां पे सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, कौन सी ई गवर्नेंस वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उन्हें ऐसा बता सकती है कि सपोज करो कल प्रधानमंत्री कोई नई स्कीम लेके आते हैं कि अब से, आपने देखा होगा कि रिसेंटली ये बात चल रही है कि उन्होंने बोला 1 करोड़ घरों के ऊपर हम सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई स्कीम आती है कि सोलर पैनल्स कहाँ से लेंगे, पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लेना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो अगर सरकार ऐसा रूल्स में बना देती है कि अब ये स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंप्लीमेंट होगी, तो फिर पोस्ट ऑफिस को वो काम करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझिए कि पोस्ट ऑफिस का रोल, आपके दिमाग में जो पहले डब्बे बने आते थे जो यहाँ पे फिगर में लग रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का मतलब सिर्फ चिट्ठी और कुरियर है, अब वो नहीं है, वो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक अधिकारी को अपॉइंट करेंगे नोन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कुरियर, चिट्ठी, दूसरी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, उनके क्या रूल्स होंगे, क्या क्या हमारे को प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, क्या क्या हमारे को जिम्मेदारियां फॉलो करनी है, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, वो ये बनाएंगे। अब आप सोचिए खुद से, हमारे जो मंत्री महोदय हैं या फिर जो प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ी ना बैठ के बनाएंगे कि चिट्ठी का 2 रुपया ले लेना, उसके ऊपर स्टैंप लगा देना, नाम ब्लू इंक से लिखना एक्सेट्रा। उनके पास इतना समय थोड़ी ना है। तो ये काम जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को दिया जाएगा। साथ में जो अलग अलग कुरियर्स का वेट के हिसाब से पैसा लगता है, चिट्ठी भेजने में पैसा लगता है, कितना चार्जेस लगेंगे, वो सब काम भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को दिया हुआ है। तो ये जो है पोस्टल सर्विसेज के सबसे बड़े अधिकारी हैं। गवर्नेंस बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में अगेन क्वेश्चन बन सकता है अबाउट कि पोस्ट सर्विसेज में हमारे को रेड टेपिज्म किस प्रकार से कम करना है। तो यहाँ पे इनको पावर देके फटाफट से काम करवाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा एक एग्जांपल कोट किया जा सकता है। नाउ आपको पता है कि अगर आप कोई सर्विस लेते हो, तो आपको उस सर्विस के लिए एक कस्टमर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करा, लेकिन अंदर जो है मोबाइल फ़ोन की जगह साबुन निकला, तो आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करोगे और कहोगे कि भैया ये तो आपने गलत भेज दिया, मेरे को रिफंड करो या चेंज करवाओ। मतलब कि एज अ कस्टमर आपकी बात सुनी जा रही है। या आपके घर में जो ऑप्टिक फाइबर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है वो खराब हो गया, आपने टेलीफोन कंपनी में कस्टमर केयर पे फ़ोन करा कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, वो अगले दिन अपना सर्विस वाला भेजेगा। कहने का मतलब है कि एज अ कंज्यूमर, अगर आप कोई सर्विस का पैसा दे रहे हो, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो किसी से, तो आपको उसका प्रॉपर रेज़ोल्यूशन भी मिलना चाहिए। ये जो हमारा 1898 का कानून था, इस कानून के अंदर जो पोस्ट ऑफिसेस के अधिकारी थे, उनके लिए अलग-अलग प्रकार की पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब थी कि अगर सपोज़ करिए मैंने पोस्ट ऑफिस जाके कोई सामान भेजा, लेट अस से मेरे को अपने दोस्त को एक शर्ट भेजनी है। रास्ते में वो शर्ट पोस्ट ऑफिस वालों ने फाड़ दी, घुमा दी, उन्होंने खोल के देखा, उन्होंने देखा बड़ी अच्छी शर्ट है, मेरी फिटिंग की भी है, मैं रख लेता हूँ अपने पास। कोई ऐसी मिस एप्रोप्रिएशन कर ली, चोरी कर ली। उन सब चीज़ों के लिए 1898 के कानून में प्रॉपर पनिशमेंट्स दी हुई थी। लेकिन सरकार ने एक बात साफ बोल रखी थी कि अगर कल को पोस्ट ऑफिस कोई गलत काम करता है, तो उसमें ज़िम्मेदारी पोस्टल ऑफिसर्स की होगी, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हम आपकी शर्ट खो गई, इसके लिए प्रधानमंत्री अपना लंदन का दौरा छोड़ के आपकी शर्ट ढूँढने नहीं बैठेंगे, मतलब कि क्योंकि पोस्टल सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो ये सरकार और मंत्रियों का कोई काम नहीं है। इसमें जो रेलेवेंट पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल अधिकारी हैं, वो देखेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है। ये था पुराने कानून में। नए कानून के अंदर ये बोला गया कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं, उनकी अब से कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका सामान खोए, चोरी होए, आपकी शर्ट फट गई, कोई ले गया, खो गई, उसे किसी क्लर्क ने चुरा लिया, पोस्ट ऑफिस की भी अब कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पुराने कानून में
जो उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी गई थी, अब वो सारी की सारी पनिशमेंट्स इस कानून में से हटा दी गई हैं। ये बोला गया कि अब से जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं और जितने भी स्टाफ है, अगर वो कुछ गलत काम कर भी रहे हैं, उनको पनिशमेंट जो मिलेगी वो रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी के अंदर मिल जाएगी। कि सपोज किसी ने चोरी करी, तो अब वो जो स्टाफ ने चोरी करी है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो पोस्ट ऑफिस बिल के अंदर नहीं मिलेगी, वो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर मिलेगी। तो यहां पे बोला गया कि पोस्टल ऑफिसर्स और इनकी कोई लाइबिलिटी और उनकी जो क्राइम्स और पनिशमेंट्स हैं वो इस कानून के अंदर नहीं दिया गया। हाँ, अगर वो आईपीसी के अंदर कवर हो रहा है तो हो जाएगा, वरना पोस्टल सर्विसेज की भी अब से कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑल्सो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप कहीं से कोई सामान लेके आए, वो खराब निकला, तो आप उसे कहते हो मैं कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सरकार लेके आई थी। वो जो कानून है वो इंडियन पोस्ट के ऊपर नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला था कुछ समय पहले कि भारतीय पोस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी सर्विसेज की तरफ, और ऐसे में अगर भारतीय पोस्ट आपकी सर्विस ठीक से नहीं कर रही, आपका कुरियर डिले हो रहा है, आपका कुरियर खो गया, भारतीय पोस्ट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आप समझिए कि एक गरीब आम आदमी जो पोस्ट ऑफिस का सहारा लेके कुछ चीजें ट्रांसफर कर रहा है, लड़ा से एक बेटी है, शहर में काम करती है, उसने अपने माता पिता के लिए पहली तनख्वाह से कोई शर्ट खरीदी, अब उसने अपने पिताजी के लिए, अपनी माता जी के लिए कपड़े भेजे बाहर से, रास्ते में वो खो गए। अब वो बेचारे परिवार वाले, गरीब परिवार वाले ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि आईपीसी सेक्शन फलाना फलाना के अंदर चोरी हुई है? उनके पास वकील के इतने पैसे थोड़ी ना है। पोस्ट ऑफिस वाले कभी ये मानेंगे नहीं कि हाँ हमसे गलती हुई है। अगर आप आईपीसी की कोई धारा लगाने भी जाते हो तो अगलों के पास वकील के इतने पैसे नहीं है, और चलो वकील कर भी लिया, सबूत कहां से आएगा कि जो डाकिया उसी ने चुराई है? कोई सबूत नहीं है। कोई पोस्टल सर्विसेज में साइकिल के ऊपर डाकिया जा रहा है, कैमरा लगा के थोड़ी ना जा रहा है। रास्ते में अपने दोस्त को पकड़ा दीजिए, ढूंढते रहो, मेरे को नहीं पता, चोर लेके भाग गया, मैं तो डिलीवर करने जा रहा था। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि जो 1898 का कानून था, वहां पे पोस्टल सर्विसेज के जो अधिकारी थे, स्टाफ था, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि अगर आपने गलत करा, डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें उनकी लाइबिलिटी बनती थी। 2023 के कानून में उनकी सारी लाइबिलिटी हटा दी गई है। तो अब आपका कुरियर जो है वो आपके भरोसे है, इवन आप कंज्यूमर फोरम में भी नहीं जा सकते। तो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि ये जो सर्विसेज हम पैसा दे के भरोसे पे भेज रहे हैं, अभी पहुंचे पहुंचे, नहीं पहुंचे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात, इस पूरे कानून में जितने भी पहले ऑफेंसेस थे वो सारे हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक ऑफेंस रखा गया है, और वो ऑफेंस भी आपके हमारे जैसे आम आदमी के खिलाफ है। कैसे? सपोज करिए कि मैं पोस्ट ऑफिस गया, मेरे को कुछ कुरियर करना है, उसके कुछ पैसे बने, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैं पैसे नहीं दे पाया, और वो कुरियर पहुंच गया मेरे दोस्त के पास। ऐसे में अगर मेरे को पोस्ट ऑफिस को कुछ पैसे देने थे और वो मैं नहीं दे पाया समय पे, तो यहां पे दिया हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है और मेरी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। आप सोचिए कि 200-300 रुपए के कुरियर के पैसे अगर डिले हो गए या नहीं दे पाए, तो ऐसे में लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया जा सकता है। मतलब कि जो पोस्टल ऑफिस के अधिकारी हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां यहाँ पे खत्म कर दी, वो आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर के ऊपर यहाँ पे एक ऑफेंस रखा गया कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस के पैसे समय पे नहीं दिए, तो आपकी जमीन जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको बेच के वो पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। तो इस नए कानून में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पोस्टल सर्विसेज की जो जिम्मेदारी है उसको काफी कम यहां पे किया गया, जबकि जितनी भी मॉडर्न डे कंपनीज हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए उनके कस्टमर की तरफ। ठीक है, एक बात। इसके अलावा इस बिल में एक लाइन लिख दी गई कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज चाहें तो वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस की लाइबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं रूल्स के माध्यम से। मतलब कि जिम्मेदारियां जो हैं वो पार्लियामेंट्री बिल से तो हटा दी कि बिल के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर डायरेक्टर जनरल चाहें तो वो थोड़ी बहुत लाइबिलिटी रूल्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। अब आप फर्क समझिए, अगर ये जिम्मेदारियां पोस्टल सर्विसेज की बिल के अंदर लिखी होती तो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी में होती,
जब भी उन्हें चेंज करना होता पार्लियामेंट में डिबेट होती। अभी क्या हो रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज जो है, अगर वो कोई लाइबिलिटी रूल्स द्वारा बना भी रहे हैं, आज बनाई कल अपनी मर्जी से चेंज कर दी, क्योंकि रूल्स के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल थोड़ी ना है। और इसे ही हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आप बिल के अंदर नहीं डाल रहे और आपने अधिकारियों के ऊपर छोड़ दी कि आप इसके रूल्स बना देना, तो यहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काफी प्रयोग किया गया है, जो कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से दूर है। तो ये इस बिल के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है विद रिगार्ड्स टू लाइबिलिटी ऑफ द पोस्टल सर्विसेज ऑफिसर्स। इसके अलावा ये बोला गया कि अगर भारत की सरकार कोई कुरियर रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई दूसरे देश के साथ अग्रीमेंट करती है, तो ऐसे में वो जो है उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकती है। ऑल्सो ये जो अलग अलग जगहों पे पोस्ट ऑफिस के सिंबल साइंस लगे होते हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल है, या फिर आप देखिए डब्बों के ऊपर ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, ये सिंबल कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा ये बिल के अंदर नहीं दिया हुआ। सरकार जो है रूल्स बना के ये स्पेसिफाई कर सकती है कि पोस्ट ऑफिस का जो सिंबल है, उनका जो लोगो है, वो कहाँ पे और कैसे यूज होगा। तो ये इस बिल के सारे प्रोविजंस थे। अब हम आते हैं एक एक करके इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे कि क्यों ये प्रोविजंस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो मतलब आपका क्लियरली इंटरेस्ट तो इस वीडियो में बन रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही और बिल्स, जजमेंट्स, पॉलिटी के करंट अफेयर्स, सीसैट की डेली प्रैक्टिस सब आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब समझते हैं कि इस बिल के साथ क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू है कि देखिए, अगर आपको अपने दोस्त को एक सामान भेजना है तो आपके दिमाग में दो बातें आती हैं, या तो ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, फेडेक्स जैसी जो कंपनीज है प्राइवेट कोरियर, उनके थ्रू भेज दो, या भारतीय पोस्ट के थ्रू भेज दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारतीय पोस्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो कवर नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट कुरियर वाले हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होते हैं। लेकिन इनके साथ दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में भारत में एक भी ऐसा कानून नहीं है जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को कवर करे। जो सरकारी कुरियर सर्विसेज है उनके लिए तो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आ गया, लेकिन जो है डीटीडीसी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, इस टाइप की कंपनीज हैं, इनके लिए आज भी कोई कानून नहीं है। तो वो कैसे कुरियर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें वो कुछ आपके सामान के साथ अपना सामान जोड़ के स्मगलिंग वगैरह करवा दें, कुछ करवा दें, आपको नहीं पता, तो वहां पे वो रिस्क रहेगा, क्योंकि इन प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को रेगुलेट करने का कोई कानून यहाँ पे नहीं है। फिर आती है सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पर हमने इंटरसेप्शन की बात करी कि अगर आपका कोई कुरियर है, मान लीजिए वो पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, लॉ ऑफ द लैंड या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स के खिलाफ जाता है, तो पोस्टल अधिकारियों के पास ऐसी पावर होगी कि वो आपके कुरियर को खोल के देख सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज को आपका सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स उनके पास होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी केस में बोला था कि जो आर्टिकल 19 और 21 होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आप समझिए कि ये जो कम्युनिकेशन के ऊपर इंटरसेप्शन लगाया जा रहा है, ये एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे बोला गया कि जब भी आप इंटरसेप्शन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम के ऊपर लगाते हो, आप किसी के कम्युनिकेशन को ट्रैक करने के लिए कोई वाजिब प्रतिबंध लगाते हो, तो उसका ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर सरकार को ले डाउन करना चाहिए। उस इंटरसेप्शन के लिए आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, उस इंटरसेप्शन के लिए आपके पास प्रॉपर रूल्स होने चाहिए ट्रांसपेरेंटली। हाउएवर, ये जो अपना बिल है, इस बिल में कहीं पे भी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर मेंशन नहीं है। सिर्फ ये बोल दिया गया कि सरकार जो है एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और इंटरसेप्शन का काम करेगी। कैसे होगा, किस केस में इंटरसेप्शन होगा, किस केस में इंटरसेप्शन नहीं होगा, अगर मेरे कुरियर को खोला जा रहा है और मेरे को उस बात से आपत्ति है, तो मैं कहां जाके अपील कर सकता हूं, मैं किधर कोर्ट में जा सकता हूं, कौन से ट्रिब्यूनल में जा सकता हूं, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। मतलब कि सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पे, उनको दबाया जा सकता है इस बिल के प्रोविजन के माध्यम से, कि किसी का भी कुरियर खोला जा सकता है किसी भी ग्राउंड पे, जो हमने देखे थे। और उसके लिए हमारे पास इस बिल में कोई रेमेडी ना तो मेंशन्ड है, और ना ही किस केस में अधिकारी ये पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ये भी मेंशन नहीं है। मतलब कि इंटरसेप्शन की पावर को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, जैसा कि पीपल्स यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था। दूसरी बात इसी इंटरसेप्शन वाले ग्राउंड से रिलेटेड कि आपके जो कुरियर चिट्ठी वगैरह को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, वो ये है कि मैंने आपको अलग अलग ग्राउंड्स बताए कि किन ग्राउंड्स पे इंटरसेप्शन हो सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, एनी अदर लॉ। अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गई रिस्ट्रिक्शंस और ये वाले इंटरसेप्शन के ग्राउंड्स को कंपेयर करते हैं, तो इमरजेंसी एक ऐसा वर्ड है जो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं दिखेगा। ये सरकार ने इस बिल में अपनी तरफ से ऐड करा है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आप पर्टिकुलरली श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आप लगाइए, कोई नहीं रोक रहा। देश में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बिना देश वैसे भी नहीं चल सकता। लेकिन आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उन ग्राउंड्स पे लगा सकते हैं जो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, आप उन ग्राउंड्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब ये जो बिल लाया गया, यहां पे जो वर्ड मेंशन किया गया इमरजेंसी, ये वर्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है। इसका मतलब यहां पे आपने ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी है दैट इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये श्रेया सिंगल केस की जो जजमेंट है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ थोड़ा सा हमारे को जाता दिखता है। प्लस एक और प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्ड इमरजेंसी है, इसकी क्या डेफिनेशन है? क्या ये आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी से लिंक्ड है? क्या ये नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी से लिंक्ड है? या फिर इस वर्ड इमरजेंसी का क्या मतलब है? हमें नहीं पता कि सरकार किसे इमरजेंसी मानती है और किसे इमरजेंसी नहीं मानती। इतना बड़ा वर्ड है, इस वर्ड की कोई डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन इस बिल के अंदर नहीं दी गई। तो ऐसे में इतने ब्रॉड ग्राउंड्स का यूज करके अगर पोस्टल अधिकारी हमारे पार्सल, लेटर, चिट्ठी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक सवालिया निशान उठता ही है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी रेलवेज की सर्विस से, समझिए आप कि पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे को पोस्टल सर्विस दे रहा है, रेलवेज जो है वो भी हमारे को एक प्रकार की सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको रेलवेज में कोई प्रॉब्लम है, आपके टिकट के पैसे फंस गए, आपको सर्विस अच्छे से नहीं प्रोवाइड की गई, आपके साथ कोई घोटाला हो गया, आपने माल गाड़ी में कोई सामान भेजा था वो नहीं पहुंचा, चोरी हो गया, आप ऐसे में रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1987 के अंदर रेलवे ट्राइब्यूनल जाके रेलवेज के खिलाफ केस कर सकते हो। मतलब कि सरकार ने क्या करा, अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। रेलवे सर्विसेज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हो, लेकिन अगर पोस्टल सर्विसेज में आपको प्रॉब्लम है तो सरकार ने बिल में डाल दिया कि ऑफिसर्स और जो स्टाफ है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे सामान भेजिएगा आप। मतलब कि ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर भी नहीं आते और रेलवे जैसा कोई ट्राइब्यूनल भी नहीं बना रखा। तो ऐसे में जो सरकार लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसमें सरकार ने सर्विसेज को यूनिफॉर्मली ट्रीट नहीं करा और ऐसे में ये एक प्रॉब्लमैटिक क्लॉज हो सकता है। तो ये था इस पूरे बिल का डिटेल्ड एनालिसिस प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा और लाइक जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे।